क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू होते ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। अब इन देशों पर पलटवार करने के लिए भी पुतिन ने इकोनॉमिक स्ट्राइक का ही सहारा लिया है। बिना बम या मिसाइल चलाए अमेरिका और उसके सारे सहयोगियों को चित करने का प्लान तैयार कर लिया गया, जिससे पुतिन के 3 मकसद एक ही झटके में हल हो जाएंगे। पहला, अमेरिका पर दबाव, दूसरा, विरोधियों को जवाब, और तीसरा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। इनमें सबसे अहम है प्रतिबंधों की काट। रूस के जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए, अगर उन्हीं बैंकों में प्रतिबंध लगाने वाले मुल्क ही खाता खुलवाने लगे तो प्रतिबंध अपने आप ही बेअसर हो जाएंगे। रूस की करेंसी रूबल की कीमत यूक्रेन की जंग से पहले जिस स्तर पर थी, ये चाल चलने के बाद वापस उसी स्तर पर पहुंच चुकी है। $1 की कीमत 80 रूबल के बराबर थी, जो प्रतिबंधों के बाद 109 रूबल तक पहुंच गई थी। अब वापस 80 रूबल के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर के कारोबार में डॉलर की बादशाहत होने से अमेरिका को खुद ही कारोबारी फायदा मिलता था, लेकिन रूबल में गैस की डील होने से डॉलर की बादशाहत कम होगी। बैंकों के जिस स्विफ्ट सिस्टम से अमेरिका और उसके सहयोगी देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहे थे, रूस उसके समानांतर और उतना ही मजबूत सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। यूरोप में एक दिन में नेचुरल गैस की खपत भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की, 2,500 करोड़ रोजाना की गैस। और इतना रुपया रोज अगर रूस को रूबल में मिलने लगेगा तो बैंकों पर लगे सारे प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे। इसलिए लोगों को अब समझ में आने लगा है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस बेफिक्र क्यों था। शायद आर्थिक प्रतिबंधों और उनकी काट का पूरा प्लान पुतिन के दिमाग में काफी पहले से चल रहा। अपने इसी प्लान से जहां एक तरफ पुतिन ने विरोधियों को चित कर दिया, तो वहीं सहयोगियों के सिर पर एहसान भी रख दिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जर्मनी का। जैसे ही पुतिन ने रूबल में पेमेंट की शर्त दुनिया के सामने रखी, G7 देशों ने रूस के विरोध में मोर्चा खोल दिया। G7 देशों की अगुवाई कर रहा है जर्मनी। जर्मनी से रूस के करीबी रिश्ते रहे हैं, वहां तो आधी से ज्यादा गैस रूस से ही जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट के जरिए जर्मनी तक दुगनी गैस पहुंचाने की योजना थी, लेकिन जंग छिड़ने के बाद जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को शुरू करने से ही इनकार कर दिया था। अब पुतिन ने जर्मनी की रूबल में पेमेंट न करने वाली बात मान ली, जर्मनी को अपनी सख्त डेडलाइन के दायरे से बाहर कर दिया। इससे पुतिन ने जर्मनी के चांसलर पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 खोलने के लिए दबाव भी बढ़ा दिया और विरोधियों को सख्त संदेश भी दे दिया। संदेश एकदम साफ कि पुतिन से उलझने वालों का अंजाम बुरा होगा। लेकिन दबाव में आने की बजाय जर्मनी ने गैस की वैकल्पिक तैयारी करनी शुरू कर दी और लोगों को यह तक कह दिया कि गैस का इस्तेमाल किफायत से किया जाए। मतलब यह कि इस मोहलत का इस्तेमाल जर्मनी रूस पर निर्भरता कम करने में करेगा। खबर है कि इस साल के अंत तक जर्मनी गैस की सप्लाई के लिए कोई और इंतजाम करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पोलैंड में भी हालात कुछ अलग नहीं है। पोलैंड में तो कई अहम फैसले पहले से लिए जा चुके हैं। मतलब कोयले का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया गया है। मई से गैस के इंपोर्ट में धीरे धीरे कटौती शुरू हो जाएगी। मतलब एक साथ गैस का इंपोर्ट बंद नहीं होगा, लेकिन मई से इंपोर्ट कम करने की शुरुआत हो जाएगी। यह कहा जा रहा है कि 2023 शुरू होने से पहले पोलैंड पूरी तरह रूस से गैस का इंपोर्ट बंद कर देगा। पोलैंड ने तो यूरोप के बाकी मुल्कों से भी इसी तरफ बढ़ने की अपील की है। सबसे कहा है कि धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम करने की तरफ बढ़ा जाए। गैस के बिना यूरोप में एक दिन भी कटना मुश्किल है और जितनी गैस यूरोप में इंपोर्ट की जाती है उसका 30% हिस्सा रूस से आता है। और ये 30% का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। अचानक अगर 30% गैस की सप्लाई कम हो जाए तो देश में हाहाकार मच सकता है। इसीलिए यूरोप के देश कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम की जाए और इस दौरान जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जाएं। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर रूस ने सप्लाई रोक दी तो कूटनीति की पिच पर पूरा यूरोप क्लीन बोल्ड हो जाएगा। माना जा रहा है कि रूस ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस के नए खरीदारों की तलाश कर ली है। इसलिए अगर गैस की खरीद यूरोप की तरफ से कम की भी जाती है तो रूस को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर पुतिन ने अपनी चाल चल दी और खुद ही गैस की सप्लाई रोक दी तो हड़कंप मच जाएगा। ऊपर से पूरे यूरोप का बजट बिगड़ जाएगा, वो अलग। जर्मनी अकेला ही बीते 41 सालों में महंगाई का सबसे बुरा दौर झेल रहा है। 41 साल बाद वहां महंगाई दर 7% के पार गई है। इसकी वजह कच्चे तेल की महंगाई ही है। ऐसे हालात में अगर संकट बढ़ा तो यूरोप में केवल कोहराम नहीं त्राहिमाम होगा। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने यह साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं।
और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को ये पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। But there are risks to them both, and arguably more for China. असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं, और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा। और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion. एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। उधर ब्रिटेन के कमांडर रहे जनरल निक पार्कर ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घुटनों पर ला दिया। रूस के हमले के बाद पहले ही नेटो की साख सवालों के घेरे में है। और अब ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने भी पानी पी पी कर उसे खूब कोसा। उन्होंने यूक्रेन की जंग को नेटो की हार करार दिया, और तो और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि नेटो की जगह अब तो कुछ देशों का एक छोटा ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो मजबूती से पुतिन की सेना से निपट सके। एक तरह से उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश पर भी उंगली उठाई, जो इस संगठन के 30 सदस्य देशों में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब निक पार्कर के निशाने पर नेटो आया हो। निक पार्कर का अनुभव इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इराक और अफगानिस्तान में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो इस युद्ध की असल वजह नेटो को ही मानते हैं, लेकिन जंग में फंसी ज़ेलेंस्की सरकार अब नेटो में शामिल होने से तौबा कर चुकी है। वहीं यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूरोप के कई देशों को पुतिन के नए प्लान का डर सताने लगा है। बाल्टिक सागर में पिछले 15 दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपनी तैनाती कई गुना बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले रूस की फौज के एक पूर्व अधिकारी ने बाल्टिक देशों पर कब्जे के पुतिन के एक प्लान का जिक्र किया था। उस वक्त लोगों ने इसे गंभीरता से लिया हो या न लिया हो, लेकिन शायद नेटो के देशों ने उस प्लान को काफी गंभीरता से लिया, और इसीलिए बाल्टिक सागर में F-16 जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश नौसेना के जहाज चक्कर लगा रहे हैं। नेटो की फौजें यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों में पूरी तैयारी के साथ तैनात हो रही हैं। पूरी तैयारी ऐसी है जैसे बस जंग छिड़ने ही वाली है। यूक्रेन में हमले के बाद ही ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस को रोका न गया तो बाल्टिक सागर के देश भी नहीं बचेंगे। कुल मिलाकर ऐसे 5 मुल्क हैं जो फिलहाल पुतिन के निशाने पर माने जा रहे हैं। इनमें 3 देश तो ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य हैं, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। तीनों 1939 तक आजाद मुल्क थे, लेकिन 1939 में सोवियत संघ का हिस्सा बन गए थे। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो फिर से आजाद मुल्क बन गए, और उसके बाद तीनों ने नेटो का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। और अब माना जा रहा है कि पुतिन इन तीनों देशों को फिर से रूस के साम्राज्य का हिस्सा बना लिया है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग के अंजाम पर पहुंचने से पहले ही रूस की फौज इन देशों पर भी हमला कर सकती है, जिसका पूरा प्लान रूस की वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी टीवी पर समझा चुके हैं। उस वक्त उनका बताया ये प्लान लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था। कहा जा रहा था कि ये एक पूर्व सैनिक का उत्साह है, लेकिन जिस तरह से नेटो ने एस्टोनिया पर अपनी तैनाती बढ़ाई है, एस्टोनिया को अपनी सुरक्षा पर खतरा सताने लगा है। फ्रांस और ब्रिटेन भी कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है, इसीलिए बाल्टिक सागर में पहले से अभूतपूर्व तैयारी कर ली गई है। मतलब साफ है कि अगर रूस ने इन देशों की तरफ बढ़ने की हिम्मत की तो बाल्टिक सागर में अब तक की सबसे खतरनाक जंग छिड़ेगी।